महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर दुनिया भर में ऑरेंज सिटी के नाम से मशहूर है, क्योंकि यहाँ अच्छी क्वालिटी और वैरायटी के संतरे पैदा होते हैं। नागपुर बदनाम भी कम नहीं है। खुलेआम देह व्यापार के अलावा नागपुर में छोटे बड़े अपराध भी इफरात से होते हैं। इनमें से कई तो इतने हाई प्रोफाइल और अजीबोगरीब होते हैं कि उन्हें देख लोग दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं। दूसरे शहरों की तरह नागपुर का भी अपना एक अलग मिजाज और पहचान है। 14 अप्रैल का दिन नागपुर वासियों के लिए बेहद खास होता है, क्योंकि यहाँ बौद्ध धर्म के अनुयायी बहुतायत से हैं और इस दिन पूरे उत्साह और धूमधाम से अंबेडकर जयंती मनाते हैं। नागपुर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कर्मस्थली भी रहा है। यहीं पर उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया था। बीती 14 अप्रैल को भी शहर में अंबेडकर जयंती की धूम थी। अंबेडकर को मानने वाले सुबह से ही फेरियां निकाल रहे थे। जगह जगह अंबेडकर वादियों का जमावड़ा था और चारों तरफ से बाबा साहेब अमर रहें जैसे नारे गूंज रहे थे। इस दिन नागपुर के लोग अमूमन घर से निकलने से बचते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि हर सड़क पर कोई ना कोई जुलूस निकल रहा होगा। दत्तवाड़ी नागपुर का पॉश इलाका है, जिसके सुरक्षा नगर में मध्यम वर्गीय लोग रहते हैं। सुरक्षा नगर के श्रृंखलाबद्ध खूबसूरत मकानों में से एक में रहते थे 72 वर्षीय शंकर अतुलचंद्र चंपाती। रिटायरमेंट से पहले शंकर चंपाती स्टेट माइनिंग कारपोरेशन जैसे अहम विभाग में कर्मचारी थे। उनके घर में उनसे 7 साल छोटी पत्नी सीमा और 23 साल की बेटी ऐश्वर्या उर्फ प्रियंका चंपाती को मिलाकर कुल जमा 3 सदस्य थे। चंपाती परिवार को देख हर कोई भी वैसी ही जिंदगी की तमन्ना कर सकता था। इस परिवार में सब कुछ था, सुख, शांति और समृद्धि के अलावा संपन्नता भी। ये सारी चीजें आमतौर पर हर घर में एक साथ नहीं रह पाती। यह जानकर भी हर किसी को हैरानी होती थी कि अच्छी खासी पेंशन पाने वाले शंकर चंपाती सब कुछ होने के बाद भी दत्तवाड़ी में ही नारियल पानी बेचने का धंधा करते थे और पत्नी सीमा इसमें उनका हाथ बटाती थी। शंकर को नजदीक से जानने वाले जानते थे कि असल में वे मूल रूप से बंगाली हैं और उनका असली सरनेम चक्रवर्ती हुआ करता था, जो उन्होंने बदल दिया था। शंकर चंपाती ऐशो आराम की जिंदगी जीने में यकीन नहीं करते थे और न ही उन्हें किसी तरह का दिखावा पसंद था। अपने मकान के अलावा नागपुर में उनका एक मकान और था, जिसमें लगभग 10 किराएदार रहते थे। किराए से भी उन्हें अच्छी खासी इनकम हो जाती थी। नाम के मुताबिक बेनतहा खूबसूरत ऐश्वर्या भी एक नामी सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी कर रही थी। उसे भी आकर्षक वेतन मिलता था। अच्छी बात यह थी कि ऐश्वर्या को बीई की डिग्री लेने के बाद ही जॉब मिल गई थी, वह भी अपने ही शहर में, जिसके चलते उसे मम्मी पापा को छोड़कर दूसरे किसी शहर का रुख नहीं करना पड़ा था। शंकर चंपाती और सीमा चंपाती इकलौती बेटी पर जान छिड़कते थे, क्योंकि वही उनकी जिंदगी का मकसद थी। चंपाती दंपति को बेहद नजदीक से जानने वाले लोग ही जानते थे कि ऐश्वर्या उनकी अपनी बेटी नहीं थी, बल्कि उन्होंने उसे एक अनाथालय से उस वक्त गोद लिया था जब वह केवल 7 महीने की थी। ऐश्वर्या की मां की मौत के बाद उसका पिता उसे अनाथालय में छोड़ गया था, क्योंकि उसे दूसरी शादी करनी थी। 23 साल में सीमा चंपाती और शंकर चंपाती इस बात को भूल गए थे, जो स्वाभाविक भी थी, क्योंकि उन्होंने कभी ऐश्वर्या को उस नजर से नहीं देखा था जिस नजर से आमतौर पर लोग गोदली संतान को देखते हैं। ऐश्वर्या की बेहतर परवरिश के साथ साथ उन्होंने उसे अच्छी शिक्षा दिलाई थी, जिसका नतीजा था कि वह एक नामी कंपनी में अच्छे पैकेज और अच्छे पद पर कार्यरत थी। शंकर चंपाती और सीमा चंपाती चाहते थे कि उनकी बेटी जिंदगी में ऊंचा मुकाम हासिल करे, इसलिए उन्होंने ऐश्वर्या चंपाती को नागपुर के नामी जीएम रायसोनी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला दिलाया था। 14 अप्रैल को दोपहर का खाना खाने के बाद ऐश्वर्या शॉपिंग करने घर से निकली थी। नागपुर के ही रामदास पेठ स्थित बिग बाजार में उसने खरीदारी की और फोन कर अपनी मौसेरी बहन मेघा को भी बुला लिया। दोनों कुछ घंटे साथ साथ रहकर खाती पीती रहीं और शाम 7 बजे के लगभग अलग हुई। मेघा अपने घर चली गई और ऐश्वर्या अपने घर आ गई। घर में दाखिल होते ही ऐश्वर्या की चीख निकल गई, क्योंकि बिस्तर पर मम्मी पापा की लहूलुहान लाशें पड़ी थीं, जिन्हें देख उसे गश सा आ गया। पूरा कमरा खून से भरा था। ऐश्वर्या ने खुद को संभालकर पड़ोसियों को आवाज दी तो देखते ही देखते शंकर चंपाती के घर के बाहर मोहल्ले वालों की भीड़ इकट्ठा हो गई। जिसने भी सीमा चंपाती और शंकर चंपाती को इस हालत में देखा, वह सकते में आ गया।
तरह तरह की बातें होने लगीं कि क्या बुरा वक्त आ गया है जो दत्तवाड़ी जैसे पौष इलाके में भी लोग महफूज नहीं रहे। आखिर दिन दहाड़े हत्या की वारदात कैसे हो गई? हर कोई ऐश्वर्या से हादसे के बारे में जानना चाह रहा था। रोती सुबकती ऐश्वर्या इतना ही बता पाई कि जब दोपहर में मम्मी पापा के साथ खाना खाकर वह बाजार के लिए निकली थी तब घर में सब कुछ ठीक ठाक था। वह बिग बाजार में अपनी मौसेरी बहन मेघा के साथ थी, लेकिन जब लौटी तो मम्मी पापा को इस हालत में पाया। इसी दौरान भीड़ में से किसी ने पुलिस को भी खबर कर दी थी। देखते ही देखते बुजुर्ग दंपति की हत्या की खबर शहर भर में फैल गई। हर किसी का अंदाजा यही था कि हत्या लूटपाट के इरादे से की गई होगी, क्योंकि चंपाती परिवार के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। डबल मर्डर की सूचना मिलते ही पुलिस कंट्रोल रूम की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई, जिसका नेतृत्व पुलिस उपायुक्त विवेक मासाल और इंस्पेक्टर संतोष खांडेकर कर रहे थे। शुरुआती पूछताछ में सारी बातों के साथ साथ यह भी पता चला कि घर में रखे करीब 10,000 रुपए और लगभग 1 लाख रुपए की कीमत के गहने भी गायब थे। पुलिस वालों को पहली ही नजर में यह वारदात इरादतन लूटपाट की लगी। हत्या के ऐसे नृशंस मामलों में मुलजिम कोई सबूत छोड़कर नहीं जाता, वही इस मामले में दिख रहा था। दुखी ऐश्वर्या से पुलिस ने ज्यादा पूछताछ करना ठीक नहीं समझा, लेकिन जितनी भी पूछताछ की गई उसमें वह गड़बड़ाती नजर आई। वारदात संगीन थी, इसलिए देर रात पुलिस कमिश्नर डॉक्टर भूषण उपाध्याय और क्राइम ब्रांच के मुखिया पुलिस कमिश्नर नीलेश भरणे भी घटनास्थल पर पहुंच गए। मामले की जांच की जिम्मेदारी क्राइम ब्रांच को दे दी गई। पुलिस दल ने जब पड़ोसियों से अलग अलग पूछताछ की तो एक चौंका देने वाली बात सामने आई। वह यह कि कुछ दिनों से बाप बेटी में अनबन चल रही थी। वजह यह थी कि ऐश्वर्या जिस युवक से शादी करना चाह रही थी वह शंकर और सीमा को नापसंद था, क्योंकि ऐश्वर्या का प्रेमी हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान था। यह एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसके अलावा पुलिस टीम को दूसरी चौंका देने वाली जानकारी यह भी मिली कि चंपाती परिवार का चौथा सदस्य उनका पालतू कुत्ता नहीं भौंका था, जबकि वह अपरिचितों को घर में पांव भी नहीं रखने देता था। अभी तक जो पुलिस नाजुक और मासूम ऐश्वर्या को इस हादसे से अलग मानकर चल रही थी, अब पूरी जांच के केंद्र में वही आ गई थी। गोद ली गई ही सही, बेटी अपने माँ बाप की हत्या भी कर सकती है। यह बात तजुर्बेकार पुलिस वालों के भी गले नहीं उतर रही थी। दूसरे हादसे के वक्त बिग बाजार में होने के बाबत भी ऐश्वर्या झूठ बोलती नहीं लग रही थी। यही एकलौती बात थी जो वह पूरे आत्मविश्वास से बार बार कह रही थी, जिसकी पुष्टि मेघा से भी हो गई थी। अब पुलिस का ध्यान एक दूसरी संभावना पर गया कि मुमकिन है ये कत्ल योजनाबद्ध तरीके से किए गए हों, जिसका एक हिस्सा यह भी रहा होगा कि ऐश्वर्या वारदात के वक्त घर नहीं रहेगी और यह बात प्रमाण बन जाएगी। इस थ्योरी में दम था, लिहाजा पुलिस ने ऐश्वर्या के आशिक के बारे में जानकारियां जुटानी शुरू कर दिया। पुलिस ऐश्वर्या पर भी शक कर रही है, इस बात को उसने उजागर नहीं होने दिया। उसके आशिक के बारे में जानकारी जुटाने में पुलिस को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। चंपाती दंपति के एक नजदीकी रिश्तेदार ने ऐश्वर्या के आशिक का नाम बता दिया। वह था इखलाक खान। इखलाक और ऐश्वर्या बचपन से साथ पढ़े थे और किशोरावस्था में ही उनके दिलों में प्यार का बीज अंकुरित हो गया था। हाई स्कूल के बाद उनकी राहें अलग अलग हो गई थीं, लेकिन वह बीज धीरे धीरे पहले पौधा और फिर पेड़ कब बन गया, इसका एहसास उन्हें तब हुआ जब दोनों कॉलेज की पढ़ाई कर चुके थे। कसरती बदन का मालिक इखलाक उभरता हुआ क्रिकेटर था और साल 2012 में उसका चयन अंडर 16 टीम में विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन ने किया था। तेज गेंदबाज उमेश यादव को अपना आदर्श मानने वाला इखलाक अच्छा गेंदबाज था और जरूरत पड़ने पर बल्लेबाजी भी कर लेता था। इखलाक के पिता मुश्ताक खान पेशे से ठेकेदार हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ऊपर से देखने में ठीक ठाक लगती है, लेकिन वह बहुत ज्यादा संपन्न नहीं है। उन्हें 6 बच्चों के भरे पूरे परिवार के सम्मानजनक गुजारे लायक आमदनी हो जाती थी। पिछले साल ही इखलाक की एक बहन की शादी थी। इसमें कोई शक नहीं कि इखलाक एक उम्दा प्रतिभावान खिलाड़ी था, जिसमें अपार संभावनाएं थीं। अंडर 18 और अंडर 19 टीम में खेलने वह जिम्बाब्वे का दौरा भी कर चुका था। इंग्लैंड वर्ल्ड कप में भी उसका चयन हो गया था, लेकिन वह टीम में शामिल नहीं हुआ था। उसने इसकी वजह व्यक्तिगत बताई थी। देश के कई नामी क्रिकेटरों से उसके अच्छे और व्यक्तिगत संबंध थे। 12वीं के बाद ही ऐश्वर्या और इखलाक नागपुर की सड़कों और मॉल्स में हाथ डाले घूमते नजर आने लगे थे। इश्क और मुश्क वाकई छिपाए नहीं छिपते,
यह कहावत इन दोनों के प्यार से भी उजागर हुई। जब शंकर को पता चला कि ऐश्वर्या एक मुसलमान लड़के के साथ घूमती फिरती है तो उन्होंने इस पर ऐतराज किया। उन्हें उम्मीद थी कि ऐश्वर्या उनकी भावनाओं को समझकर इस दोस्ती या प्यार पर यहीं पूर्ण विराम लगा देगी, लेकिन ऐश्वर्या ने तो अर्ध विराम भी नहीं लगाया। कॉलेज की पढ़ाई होने के बाद जैसे ही उसकी नौकरी लगी तो वह हवा में उड़ने लगी। बाप बेटी में अक्सर इखलाक को लेकर विवाद होने लगा। शंकर चंपाती किसी भी कीमत पर एक मुसलमान लड़के को दामाद नहीं बनाना चाहते थे, जबकि दूसरी तरफ ऐश्वर्या भी ठान कर बैठी थी कि शादी करेगी तो सिर्फ इखलाक से, वरना किसी से नहीं करेगी। अपना प्यार जताने के लिए वह रमजान में रोजे भी रखती थी। इसी तकरार के दौरान ऐश्वर्या को पता चला कि वह नागपुर के ही सीताबर्डी इलाके में स्थित मातृ सेवा संघ के अनाथालय से गोद ली हुई बेटी है, तो उसे झटका लगा। यह एक स्वाभाविक बात भी थी, लेकिन ऐश्वर्या ने यह नहीं सोचा कि उसका सगा पिता महज अपनी गृहस्थी बसाने की गरज से उसे अनाथालय छोड़ गया था। शंकर चंपाती ने तो उसे गोद लेकर उस पर जो लाड़ प्यार लुटाया था वह शायद कई माँ बाप सगी औलाद पर भी नहीं लुटा पाते हैं। ऐश्वर्या ने इसे एहसान तो दूर की बात है, शंकर और सीमा का आभार भी नहीं माना था, तो यह उसकी खुदगर्जी और एहसान फरामोशी ही थी। जब यह तय हो गया कि शंकर किसी भी कीमत पर नहीं मानेंगे तो ऐश्वर्या दुविधा में फंस गई कि अब क्या करें। इस बारे में जब उसने इखलाक से बातचीत की तो पैसों की जरूरत के मारे इस होनहार खिलाड़ी ने एक नया खेल खेल डाला। समझा बुझाकर उसने ऐश्वर्या को इस बात पर राजी कर लिया कि छिपकर शादी करने या भागने से फूटी कौड़ी हाथ नहीं लगेगी, फिर जिंदगी कैसे गुजारेंगे, मेरे पास तो नौकरी भी नहीं है। महत्वाकांक्षी ऐश्वर्या अपनी खुद की आईटी कंपनी खोलने का ख्वाब देखने लगी थी और इखलाक को आईपीएल में खेलते देखना चाहती थी। कई बार वह अपने प्रेमी की आर्थिक सहायता भी कर चुकी थी। यह राशि 5 लाख रुपए के लगभग थी। इधर ऐश्वर्या को ना मानते देख शंकर का दिल भी नागपुर से उचटने लगा था, इसलिए उन्होंने अपनी करोड़ों की जायदाद बेचकर पुणे में बसने का फैसला कर लिया था। सगी औलाद होती तो दबाव बनाकर या समझा बुझाकर रास्ते पर ले आते, लेकिन ऐश्वर्या बात बात में यह कहने लगी थी कि मैं सगी नहीं गोद ली हुई बेटी हूं, इसलिए वे लोग उसकी शादी इखलाक से नहीं होने देना चाहते। ऐश्वर्या यह तक कहने लगी थी कि सगी बेटी होती तो आप इनकार नहीं करते। बेटी की ये बातें बूढ़े शंकर के कलेजे पर नश्तर की तरह चुभती थीं, और चुभती भी क्यों नहीं, क्योंकि उन्होंने तो कभी यह समझा ही नहीं था कि ऐश्वर्या किसी और का खून है। अब चंपाती परिवार का सुख चैन छिन गया था और उसकी जगह स्थायी तनाव और अस्थायी कलह ने ले ली थी। इस हालत से बचने के लिए उन्हें यह फैसला ठीक लगा था कि सब कुछ बेच बाच कर पुणे चले जाएं। संभव है वहां जाकर ऐश्वर्या शायद इखलाक को भूल जाए। जायदाद बेचने के लिए उन्होंने कुछ दलालों से भी कह दिया था। सीमा और शंकर ने ऐश्वर्या से बात करना भी कम कर दिया था। जैसे ही इसकी भनक ऐश्वर्या को लगी तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे पहली दफा लगा कि इखलाक सच कह रहा है कि ऐसे तो कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। 23 साल की बेटी होने का जो सुख उसने शंकर और सीमा को दिया था, उसकी कीमत वसूलने के लिए यह कलयुगी बेटी उनकी हत्या करने तक को उतारू हो गई। ऐश्वर्या की साजिश के बाबत हाँ करने की देर थी कि लालची इखलाक ने पूरी योजना बना डाली और बाहर से भाड़े का शूटर तक बुला लिया। हत्या करना इतना आसान काम नहीं होता है। इखलाक ने योजना बनाते वक्त अपनी तरफ से तमाम एहतियात बरती थी। वह हादसे को लूटपाट की घटना साबित करना चाहता था, इसलिए उसने ऐश्वर्या को समझा दिया कि उसे क्या क्या करना है। योजना के मुताबिक 14 अप्रैल को ऐश्वर्या ने खाने के बाद खरबूजे में नींद की दवा मिला दिया ताकि मम्मी पापा बेहोश हो जाएं और इखलाक और उसका साथी इत्मीनान से उनकी हत्या कर दे। उस दिन इखलाक अपने साथी सहित चोरी छिपे दीवार के सहारे ऐश्वर्या के घर आया। चूंकि कुत्ता एक बड़ा अड़गा था, इसलिए ऐश्वर्या इन दोनों के अंदर जाने तक उसके पास ही खड़ी रही, जिससे कुत्ता नहीं भौंका। दोनों के घर में दाखिल होने के बाद ऐश्वर्या शॉपिंग के लिए चली गई। दूसरी ओर घर में इखलाक और उसके साथी ने सीमा और शंकर की गला रेत कर हत्या कर दिया। उन बेचारों को तो नींद में शायद पता भी नहीं चला होगा कि 23 साल पहले वे अनाथालय से बेटी नहीं बल्कि अपनी मौत उठाकर ले आए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इस बात की पुष्टि हुई थी कि शंकर और सीमा के खाने में नींद की तगड़ी खुराक मिलाई गई थी, लेकिन ऐश्वर्या पर इस सब का कोई असर नहीं हुआ था।
इस दौरान ऐश्वर्या और इखलाक मोबाइल फोन के जरिए बराबर संपर्क में रहे। ऐश्वर्या अपने हत्यारे आशिक की राह आसान करते हुए उसे पल पल की जानकारी दे रही थी। दोनों को उम्मीद थी कि पुलिस इसे लूटपाट के बाद सबूत मिटाने की गरज से की गई हत्या समझेगी और कुछ दिन बाद बात आई गई हो जाएगी। इन दोनों ने तो यह तक तय कर लिया था कि जायदाद बेचने के बाद वे नोएडा में मकान खरीद कर रहेंगे। हुआ वही जैसी की योजना बनी थी। शाम को ऐश्वर्या घर आई और रोने का ड्रामा करने लगी, जिससे थोड़ी देर के लिए ही असमंजस की स्थिति बनी। पुलिस ने इखलाक को दबोचा तो वह शुरू में तो खुद को बेगुनाह बताकर बचाव करता रहा, लेकिन पुलिस के टेढ़े सवालों से ज्यादा देर तक बच नहीं पाया और अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने इन दोनों को अदालत में पेश कर रिमांड पर ले लिया और इखलाक के साथी की तलाश में जुट गई। पुलिस जब इनके व्हाट्सएप और फेसबुक की चैटिंग की जांच कर रही थी, तब एक एक कर चैट डिलीट होने लगे। ऐश्वर्या टेक्नोलॉजी की जानकार थी, इसलिए चैटिंग डिलीट कर रही थी, जिससे पुलिस सच तक न पहुंच पाए। इसी चक्कर में पुलिस का शक उस पर और इखलाक पर गहराया भी। वारदात के समय दोनों की मोबाइल फोन पर कई बार बात हुई थी। यह बात जिसने भी सुनी थू थू ही की और गोद ली हुई बेटी की एहसान फरामोशी को कोसा, जिसने माँ बाप की भावनाओं की परवाह नहीं किया और जायदाद के लिए उनकी हत्या तक करवा दिया। अब दोनों की योजना फेल हो गई और दोनों जेल में अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। इन दोनों ने लालच के चलते अपना कैरियर तबाह कर लिया और रिश्तों को बदनाम किया सो अलग। इस हत्याकांड से न केवल गोद ली हुई संतानों की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा है, बल्कि मोहब्बत भी बदनाम हुई है। इखलाक का मकसद सिर्फ पैसा था, नहीं तो अगर वाकई वह ऐश्वर्या को चाहता होता तो उसे इतनी खतरनाक सलाह कतई नहीं देता। लालच ऐश्वर्या के मन में भी आ गया था और वह भी माँ बाप के पैसों से मौज मस्ती की जिंदगी जीने का ख्वाब देखने लगी थी। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।